हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये टॉपिक क्लास 11th का है। 11th में ही इसको स्टार्टिंग से पढ़ा जाता है, तो ये बहुत ही नया टॉपिक है क्लास 11th के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन है क्या। अगर हम 10.1 सेल साइकिल का फर्स्ट लाइन देखें तो वहाँ पे सेल डिवीजन की डेफिनेशन है, सेल डिवीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, एक सेल के डिवीजन के समय पे डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सेल की ग्रोथ होती है। डीएनए का रेप्लिकेशन, इसका मतलब क्या है? डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब कि डीएनए अपनी ही कॉपी बनाता है, खुद की ही कॉपी को बनाना, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। ओके, तो डीएनए जो होता है अपने ही कॉपी बनाता है, जिसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ये प्रोसेस कब होता है? सेल डिवीजन के टाइम पे होता है। एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस, और सेल की ग्रोथ भी होती है। ऑल दीज प्रोसेसेस दैट इज सेल डिवीजन, ये सारी जो प्रोसेसेस हैं वो सेल डिवीजन है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ hence have to takes place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes। अब आगे है कि डीएनए रेप्लिकेशन और सेल का ग्रोथ, इन दोनों को एक कोऑर्डिनेटेड वे में होना रहता है, जिसकी वजह से सही तरीके से डिवीजन हो सके सेल का। और जो प्रोजनी सेल्स, प्रोजनी मतलब सेल की उस किसी भी सेल के डिवाइड होने के बाद जो एक नया सेल बनता है, उसको प्रोजेनी सेल्स या डॉटर सेल्स कहते हैं। ये जो प्रोजेनी सेल्स का फॉर्मेशन हो वो कैसा हो, उसमें जो जीनोम्स हो उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं सेल साइकिल के बारे में। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जीनोम मीन्स जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए, क्रोमोसोमल क्रोमैटिन मटेरियल जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जीनोम का मतलब समझ में आया। तो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, उन इवेंट्स का सीक्वेंस जिसमें सेल क्या होता है, अपने जीनोम को क्या करता है? डुप्लीकेट करता है। सिंथेसाइजेस द अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल, सेल के जो अदर कंस्टिट्यूएंट्स हैं जैसे साइटोप्लाज्म है उसको सिंथेसाइज करेगा। एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, और इसके बाद वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। उसको क्या कहेंगे? सेल साइकिल कहेंगे। तो सेल डिवीजन सेल साइकिल में एक डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेल डिवीजन का मतलब है डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, उसके बाद सेल ग्रो करेगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड होने के बाद 2 डॉटर सेल बना लेगा। ये सेल डिवीजन का प्रोसेस है। लेकिन अगर इन्हीं प्रोसेसेस को सीक्वेंस में कर देते हैं, इन सारी चीज़ों को सीक्वेंस में कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं? सेल साइकिल हो जाती हैं। ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेल का जो ग्रोथ यहाँ पे है ना डेफिनेशन में कि सेल ग्रोथ होती है, सिंथेसाइजेस द अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल, इसका मेन सेंस है साइटोप्लाज्म का इंक्रीज, ये हमेशा सेल में होता रहता है। डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन अ सेल साइकिल। और डीएनए की जो सिंथेसिस है, डीएनए का सिंथेसिस दैट मीन्स डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो बस एक स्पेसिफिक टाइम पे ही होता है सेल साइकिल में। The replicated chromosomes or DNA are then distributed to daughter cells nuclei by a complex series of events during cell division। अब ये जो डीएनए हमारा रेप्लिकेट हुआ था ना, डीएनए अपनी कॉपी बना रहा था सेल डिवीजन के टाइम पे, तो डीएनए की जो कॉपी बन रही है वो जो भी आगे डॉटर सेल्स बन रहे हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ये सारे इवेंट्स सेल साइकिल में आते हैं। अगर देखा जाए तो जो सेल साइकिल है उसका एक पार्ट है सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन को अगर सीक्वेंस वाइज कर दिया जाए तो वो सेल साइकिल हो जाता है। अब हम थोड़ा इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए ये पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी,
सेल थ्योरी याद है कहाँ से लिया गया है? चैप्टर सेल से, वहाँ पे सेल थ्योरी है ना। तो सेल थ्योरी का थ्योरी क्या था कि कोई भी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होता है। पहले की किसी सेल से, पहले से जो सेल प्रेजेंट है उसी से नए सेल्स बनते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ये सेल डिवीजन की ही वजह से होता है। एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम अ सिंगल सेल्ड जाइगोट। कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमंस को ही ले लिया जाए, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी जो लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है वो सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। सिंगल सेल यानी कि वो सबसे पहले जाइगोट के फॉर्म में होते हैं, फिर उनमें सेल डिवीजन होता है, फिर वो एम्ब्रियो बनते हैं, फिर उनमें सेल डिवीजन होता है। बहुत सारे डिविजन्स होते होते वो एक मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सेल डिवीजन जो होता है बस हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए फिर स्टॉप हो गया, नहीं। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम बहुत सारे चीज़ें हैं हमारे अगल बगल, हम हर एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, हमें चोट लग जाती है तो वो जो घाव होता है कुछ दिन में सही होने लगता है। क्यों? ड्यू टू सेल डिवीजन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में लाइफ टाइम होती रहती हैं बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ऑर्गेनिज्म बट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। पूरी लाइफ में सेल डिवीजन होता रहता है जब तक हम जिंदा हैं। द स्टेजेस थ्रू विच अ सेल पासेस फ्रॉम वन डिवीजन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड द सेल साइकिल। वो स्टेजेस जिसमें एक डिवीजन से दूसरा डिवीजन हो रहा है इसी को सेल साइकिल कहा जाता है। ये हम डेफिनेशन से भी हमको क्लियर हो गया था कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो हैं सेल डिवीजन के, उनको अगर हम सीक्वेंस में कर दें तो वो सारी चीज़ें सेल साइकिल हो जाती हैं। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस कॉल्ड इंटरफेज एंड एम फेज। सेल साइकिल जो है वो दो फेजेस में डिवाइड होती है, इंटरफेज में और एम फेज में। इंटरफेज क्या होता है? पीरियड ऑफ प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। इंटरफेज में जो सेल होता है अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। एम फेज को माइटोटिक फेज भी कहते हैं। माइटोटिक फेज में क्या होता है? द एक्चुअल पीरियड ऑफ सेल डिवीजन। माइटोटिक फेज में एक्चुअल में जो डिवीजन होता है सेल में, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन, ये सारी प्रोसेसेस, साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होना, सेल की ग्रोथ होना, ये सारी चीज़ें इंटरफेज में आती हैं। लेकिन अब सेल का जो जीनोम है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना दो डिफरेंट तरीके से, साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें एम फेज में आती हैं। इंटरफेज इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू G1S एंड G2 फेज। अब G1S और G2 फेज है, इसको हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये रहा फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सबसे पहली चीज हम एक डायग्राम देख लेते हैं सेल साइकिल का, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्लू कलर का ये एक सेल है, ठीक है। बीच में ऐसे सर्कुलर क्या है? ये न्यूक्लियस है और बाहर साइटोप्लाज्म है। तो ये जो सेल है बीच में न्यूक्लियस है और चारों तरफ साइटोप्लाज्म है। ध्यान रहे ये एनिमल सेल है, ओके। ये जो सेल है यहाँ देखो एक एरो बना हुआ है, बड़ा सा एक एरो बना हुआ है। ये G1S और G2 की तरफ एक एरो बना हुआ है ना। ये जो सेल है पहले G1 फेज में है, देन S फेज में है, देन G2 फेज में है। उसके बाद M फेज में एंटर किया और फिर ये दो सेल्स में डिवाइड हो गया जहाँ पे ये G0 फेज में है, ओके। तो G1S और G2 फेज, ये तीनों फेज कौन से फेज होते हैं? इंटरफेज होते हैं। और एम फेज होता है जो कि बहुत डिस्क्रिप्टिव फेज है, तो इसके बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे। पहले हम एक बेसिक अपना क्लियर कर लें सेल साइकिल को लेके। फेजेस ऑफ सेल साइकिल। A typical eukaryotic cell is illustrated by human cells in culture. These cells divide once in approximately every 24 hours.
However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type. Yeast, for example, can progress through the life cycle in only about 90 minutes. The cell cycle is divided into two basic phases. ये जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, ये 24 आवर्स में लगभग एक ही बार डिवाइड होता है. और ये जो सेल का डिवीजन है ये ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म में डिफ्रेंशिएट करता है. ठीक है, जैसे यीस्ट का जो सेल होता है वो 90 मिनट्स में सेल साइकिल उसकी कंप्लीट हो जाती है. ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं. सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज. एम फेज मीन्स माइटोटिक फेज. The M phase represents the phase when the actual division and mitosis occurs. M phase वो फेज होता है जब एक्चुअल में सेल का डिवीजन होता है और माइटोसिस होती है उसमें. माइटोसिस जब होता है, एक चीज हम पहले क्लियर कर लेते हैं, सेल डिवीजन या माइटोसिस जो है ये एक सेल को दो सेल में डिवाइड कर चुकी होती है. ठीक है, तो जहां कहीं भी माइटोसिस का नेम आएगा मतलब कि सेल का डिवीजन हो चुका है. ठीक, इसके बारे में आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे. एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस. और जो इंटरफेज होता है वो एक एम फेज से दूसरे एम फेज के बीच का जो होता है वो स्टेप होता है, उसको इंटरफेज कहते हैं. जैसे कोई भी सेल है, जैसे यहाँ पे इस फिगर में है, कोई भी सेल है, G1 फेज पे है, पहले वो G2 फेज S फेज में गया, देन G2 फेज में गया, देन M फेज में गया, दो सेल्स बन गए. अब इन दोनों सेल्स को डिवाइड होना हुआ, वापस से ये किस में जाएंगे, इंटरफेज में जाएंगे ना. फिर S फेज में जाएंगे, फिर G2 फेज में जाएंगे, देन फिर से M फेज में जाएंगे, फिर से. तो इस तरीके से पहला M फेज तो वो था जब ये एक सेल दो सेल में डिवाइड हुआ. अब जब ये दोनों सेल्स में डिवीजन होगा फिर से ये M फेज में आ जाएंगे. तो इस तरीके से अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कैसे दो एम फेजेस के बीच का जो फेज होता है वो इंटरफेज होता है. अब सेकेंड पैराग्राफ जो है, द एम फेज स्टार्ट्स विथ न्यूक्लियर डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स कैरियोकाइनेसिस. एम फेज जो है वो न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होता है. एम फेज कौन सा फेज, कौन सा फेज, एम फेज माइटोटिक फेज. वो न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होता है. ठीक है, जहां पे डॉटर क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है. डॉटर क्रोमोसोम्स अब क्या है, जो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था और डीएनए अपनी कॉपी बनाया, यानी कि वहां पे दो सेम तरह के दो डीएनए प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे डॉटर क्रोमोसोम्स, इन दोनों को आप डॉटर क्रोमोसोम्स कहेंगे. किसी भी पेरेंटल क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बने हो उनको डॉटर क्रोमोसोम्स कहेंगे. तो एम फेज कब स्टार्ट होता है, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है. और न्यूक्लियस का डिवीजन कब होता है, जब डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं. इसी को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं. ठीक है, इस पे वन नंबर का क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस, व्हाट इज साइटोकाइनेसिस. ओके, एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो फिर साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाएगा और इसको साइटोकाइनेसिस कहेंगे. ये जो कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस है ये कौन से फेज में है, एम फेज में है. एम फेज का फुल फॉर्म क्या है, माइटोटिक फेज या माइटोसिस फेज. ठीक, अब हम इंटरफेज के बारे में पढ़ते हैं. द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, ओके, is the time during which the cell is preparing for division. इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहते हैं. ये एक ऐसा टाइम है जब सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है और सेल की ग्रोथ होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. ठीक है, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं. सेल की ग्रोथ क्या होती है, डीएनए के रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है. ये जो टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन, ये क्लास 12th में मॉलिकुलर जेनेटिक्स में बहुत इलेबोरेटेड पॉइंट है. यहाँ पे तो एक छोटा सा पॉइंट है डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन इस पे पूरा एक चैप्टर है. तो बी रेडी डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने के लिए. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 12th में. अब हम इंटरफेज पढ़ रहे थे ना, इंटरफेज पे आते हैं.
द इंटरफेज इज डिवाइडेड इंटू 3 फर्दर फेजेस। इंटरफेज 3 फेजेस में डिवाइड है। G1 फेज यानी कि गैप 1 फेज, S फेज यानी कि सिंथेसिस फेज, G2 फेज यानी कि गैप 2 फेज। ओके, G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. Gap 1 phase या G1 phase ये जो होता है ये माइटोसिस होने के बाद, माइटोसिस का मतलब क्या बताए थे हम, सेल डिवाइड हो चुका है, ठीक। माइटोसिस होने के बाद और डीएनए रेप्लिकेशन के पहले का जो टाइम होता है वो G1 फेज में होता है। During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grows, but does not replicate its DNA. G1 phase में सेल एक्टिव भी होता है और उसका ग्रोथ भी होता है, ग्रोथ इन द सेंस साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी होता है, लेकिन डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट नहीं होता है, ठीक। अगर G1 फेज, अगर इंटरफेज पे एक शॉर्ट नोट आ जाता है कि व्हाट इज इंटरफेस, या कोई ऐसे ही पूछ ले इंटरफेस में क्या होता है, तो इंटरफेस के 3 फेजेस होते हैं, गैप 1 फेज, सिंथेसिस फेज, गैप 2 फेज, जिसमें G1 फेज के बारे में हम पढ़े हैं। G1 फेज जो होता है माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का जो फेज होता है उसको G1 फेज कहते हैं, जिसमें सेल कंटिन्यूअसली अपने आप को ग्रो करता है लेकिन उसका डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है, डीएनए अपनी कॉपी नहीं बनाता है। S or synthesis phase marks the period during which DNA synthesis or replication takes place. अब सिंथेसिस फेज जो है वहां पे डीएनए की सिंथेसिस होती है उस टाइम पे। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। किस टाइम पे सिंथेसिस फेज के टाइम पे डीएनए हर सेल में डबल हो जाता है। 2 सेल्स होंगे तो 4 डीएनए बन जाएंगे। एक सेल के अंदर जो डीएनए है वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा, 2 डीएनए बना लेगा, और जो दूसरे सेल में है वो भी इसी तरह करेगा। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, ठीक है, देन इट इंक्रीजेस टू 4C। क्लियर है कि अगर पहले 2C से डिनोट कर रहे हैं डीएनए को, तो फिर अगर वो अपने आप को डबल किया तो 4C बन जाएगा। However, there is no increase in chromosome number, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर में कोई इंक्रीजिंग नहीं होगी। If the cell had diploid or 2n number of chromosome at G1, even after S phase, the number of chromosomes remains the same. कोई डिप्लॉयड सेल है तो वो S फेज में भी डिप्लॉयड ही होगा, भले ही डीएनए उसका रेप्लिकेट कर रहा हो, और कोई हैप्लॉयड सेल है तो वो भी S फेज के बाद भी हैप्लॉयड ही होगा। क्रोमोसोम नंबर वैरी नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वैरी करेगा तो क्या, डीएनए अपने आप को डबल कर लेगा, ठीक है। अब ये तो बस जनरली सारे सेल्स के लिए था। अब एनिमल सेल को स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द S फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन न्यूक्लियस। डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है, एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन साइटोप्लाज्म, और सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में अपने आप को, सेंट्रियोल क्या होता है इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सेंट्रियोल भी अपने आप को डुप्लीकेट करता है साइटोप्लाज्म में। एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, सेंट्रियोल जो होता है सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए स्पेसिफिकली ये एनिमल सेल को डिनोट करके यहाँ पे बताया गया है कि एस फेज के टाइम पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में, और सेंट्रियोल अपने आप को डुप्लीकेट करता है साइटोप्लाज्म में। ओके, ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड in preparation for mitosis while cell growth continues. G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है, माइटोसिस और सेल ग्रोथ, माइटोसिस के प्रिपरेशन के लिए। माइटोसिस क्या है, सेल का डिवीजन, सेल डिवीजन के प्रिपरेशन के लिए प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और सेल ग्रोथ होता रहता है। Some cells in adult animal do not appear to exhibit division.
कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में, जो कभी डिवाइड नहीं करते, जैसे कि हार्ट सेल। एंड मैनी अदर सेल डिवाइड ओकेशनली, और बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड होते रहते हैं एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, जैसे कि कहीं इंजर्ड सेल होता है ना, हमारी स्किन निकलती है, क्यों? क्योंकि वो डेड कर जाती है, वो सेल अब डेड हो जाते हैं, तो उसको रिप्लेस करके नए सेल्स बनते हैं। कभी भी हमको चोट लगती है, होता है ना, उंगली कट गई, तो फिर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि हाँ, वापस से उस पर पूरी स्किन आ जाती है 5-6 दिनों के बाद, या 1-2 दिनों के बाद, डिपेंड करता है कट पे कितना गहरा कट है। तो वापस से उस पर पूरी स्किन फर्दर हमारा पहले के जैसा ही हो जाता है स्किन, क्यों? सेल डिवीजन की वजह से। These cells do not further divide, exit G1 phase to enter in an inactive stage called quiescent stage G0 of the cell cycle. जो भी सेल ऐसे होते हैं जो हम कहीं रिप्लेस होते हैं, जो भी सेल किसी सेल को रिप्लेस करते हैं, जैसे सेल डेथ की वजह से या इंजर्ड होने की वजह से वहाँ पे दूसरे सेल्स आ जाते हैं, ऐसे सेल्स जो होते हैं वो फर्दर जीवन फेज में नहीं जाते हैं, वो एक इनएक्टिव स्टेज में जाते हैं जिसको G0 फेज कहते हैं। ठीक है, सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अभी हमको पता चला कि वो सेल्स जो किसी भी डेड सेल को रिप्लेस करते हैं वो फर्दर से जीवन फेज में नहीं एंटर करते हैं, वो एक G0 फेज में जा कर के स्टॉप कर देते हैं अपनी फंक्शनिंग को। वहाँ पे वो एक्टिव तो रहते हैं, लेकिन जब तक ऑर्गेनिज्म को उसकी ज़रूरत नहीं होती है, जब तक ऑर्गेनिज्म को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती है सेल्स की, तब तक वो G0 फेज में पड़े रहते हैं। और जैसे ही ऑर्गेनिज्म के फिर से कट हुआ किसी और जगह पे, वापस से वहाँ पे क्या हो जाएगा कि सेल जीवन फेज में आ जाएगा, देन एस फेज में, देन G2 फेज में। ओके, तो G0 फेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैक्सिमम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इन एनिमल्स, ये जो ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड सेंटेंस है, इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनिमल्स में जो माइटोटिक डिवीजन होता है ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? बॉडी के सेल्स, अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होते हैं? ओवम या ओवा या स्पर्म, ये 2 रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। बाकी जितने भी बॉडी के सेल होते हैं सारे के सारे सोमैटिक सेल होते हैं। ठीक है, ये जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ये किसी भी पर्सन के पूरी बॉडी के सेल्स को कहा जाता है। ये एनिमल भी हो सकता है, नॉट ओनली पर्सन। अगेंस्ट दिस द प्लांट सेल कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल्स। एनिमल सेल में डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में ही सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होता है, लेकिन प्लांट सेल में माइटोटिक डिवीजन हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों में होता है। ठीक है।